गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हमने एक चैप्टर शुरू किया था और प्रीवियसली उसके कुछ लेक्चर्स हमने देखे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 4 लेक्चर्स हम देख चुके हैं। चैप्टर का नाम था इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और इसके अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर बात की। क्विक रिकैप एंड फिर आगे करते हैं आज का लेक्चर। हमने ये पढ़ा कि इलेक्शन क्या होता है, उसका डेफिनेशन देखा। हमने देखा कि इलेक्शन की भारत में ज़रूरत क्यों है। फिर हमने देखा कि इलेक्शन डेमोक्रेटिक कैसे होता है, इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, कंपटीशन के पॉलिटिक्स में जो इलेक्शन कंपटीशन होता है उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के ऊपर भी हमने डिस्कस किया। भारत में इलेक्शन कैसे होता है इसके हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे, जिसमें सबसे पहले थे इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, फिर उसके बाद में था हमारा रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, वोटर्स लिस्ट, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट एंड देन आफ्टर हमने इलेक्शन कैंपेन, और उसके बाद सबसे लास्ट में पढ़ा था पोलिंग, काउंटिंग ऑफ वोट्स एंड द लास्ट इलेक्शन पिटिशंस। ठीक है, इसके बाद में आज जो अपना चैप्टर आज जो लेक्चर अपना होने वाला है, हालांकि लास्ट लेक्चर में भी इसके ऊपर हम डिस्कस कर चुके थे। हम पढ़ रहे थे कि व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। हमारे भारत के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं उसको कौन सी चीज़ें ऐसी है जो डेमोक्रेटिक बनाती है, ये बात हम देख चुके हैं। इसका ये जो फर्स्ट कंसेप्ट है, इसका फर्स्ट जो पॉइंट है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे यहाँ पर जो इलेक्शन करवाने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम इलेक्शन कमीशन कहते हैं, ये इंडिपेंडेंट है। इसका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी भी गवर्नमेंट का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। ये इंडिपेंडेंट होती है, ना ही किसी गवर्नमेंट के अंडर में आकर प्रेशराइजेशन में आकर के काम करती है। तो इसका सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है कि अगर कोई गवर्नमेंट जो पावर में है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है, अगर वो इसको मैनिपुलेट करने के लिए कहती है अपने हिसाब से, इसके अंदर जो रिजल्ट्स हैं, इसका जो काम है, इसका जो वर्किंग है, उसको चेंज करने के लिए कहती है, तो दे आर नॉट एक्चुअली अकाउंटेबल फॉर देम। ये फ्री है तो वो उसको बात नहीं मानेंगे। ठीक है, सो इलेक्शन कमीशन बहुत ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या क्या काम करती है ये, इसका फंक्शनिंग क्या है, तो मैंने आपको बताया था। वोटर लिस्ट बनाती है, फिर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहाँ पर इलेक्शंस के लिए सिस्टम सेट करती है, इलेक्शन मशीनरी को कंट्रोल करती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करती है। जो नई पार्टीज़ हैं, नए लोग हैं, उन लोगों को इलेक्शन सिंबल्स वगैरह देंगी। ठीक है, इसके अलावा उनको मैनेज करने की कोशिश करेंगी, पोलिंग्स करवाएंगी और रिजल्ट अनाउंस करेंगी। ये बात सारी हम पढ़ चुके थे लास्ट लेक्चर में। अब जो हम पढ़ रहे हैं इसका सेकंड ऑप्शन पढ़ रहे हैं कि और क्या हो सकता है, और कौन सा तरीका है जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि इंडिया में होने वाले जो इलेक्शंस हैं वो इंडिया का मतलब एक डेमोक्रेटिक फॉर्म में वो इलेक्शंस होते हैं। इंडिया के इलेक्शंस, क्योंकि आप मान के चलो जो भारत में इलेक्शंस हैं वो एक छोटी मोटी बात नहीं है। वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन के बीच में जहाँ पे मैक्सिमम लोग यूथ हैं, अब ऐसे में उन सभी लोगों को एक ऐसे दायरे के अंदर लेकर आना है जहाँ पे उनकी आप इच्छा जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन से पर्सन को चाह रहे हैं कि वो रूल करे। तो ऐसा ये बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। हमें लग सकता है कि इलेक्शन ही तो करवाना है, लेकिन इट इज़ नॉट अ सिंपल टास्क कि आपने केवल एक डेट अनाउंस किया और लोगों को वहाँ पे आपने पहुँचा दिया और लोग जा कर के वोट डाल रहे हैं। इतना सिंपल नहीं है। साथ ही साथ इतने बड़े देश में जहाँ पर मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है यंग है, वो जानती है अपना अच्छा और बुरा। पहली चीज़ वो इस बात से भी सेटिस्फाइड और हो सकता है डिससेटिस्फाइड हो कि इलेक्शंस जो होते हैं वो डेमोक्रेटिक हैं कि नहीं, इलेक्शंस के अंदर उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं। तो उनको मनवाना, उनको एग्री करना, जो चीज़ें वो नहीं चाहते, जो डिसएग्री हैं जिन चीज़ों के लिए, उनको कन्विंस करना कि अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो नेगेटिव चीज़ें होती रहेगी, बहुत लंबा चौड़ा काम है। साथ ही साथ ये इलेक्शंस एक डे पर फिर रिजल्ट अनाउंस करना मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है, जो इलेक्शन कमीशन हमारे यहाँ बहुत अच्छे से करता है। इसीलिए वर्ल्ड में जब इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो हमारे नेशन में इंडिया में जब इलेक्शंस होते हैं तो वर्ल्ड में एक हेडिंग प्रोसीड की जाती है, और वो होता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो इलेक्शन प्रोसेस है वो आज हुआ। इस तरह का कुछ हेडिंग चलता है, और ऑब्वियसली बहुत बड़ा टास्क भी है जो आसानी से हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो उसी चीज़ को समझने के लिए जो सेकंड कंसेप्ट है, जो थॉट है, जो पॉइंट है, जो फैक्टर है, दैट इज़ पॉपुलर पार्टिसिपेशन, के लोगों का जो पार्टिसिपेशन इलेक्शन कैंपेन्स में होता है, इलेक्शन के अंदर एज अ वोटर होता है, रिप्रेजेंटेटर होता है, वॉलंटियर्स होता है, पॉलिटिकल पार्टी होता है, वो क्या है और उससे बेनिफिट और क्या नेगेटिविटी क्रिएट होती है, उन सभी के ऊपर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो वी आर स्टडिंग के पॉपुलर पार्टिसिपेशन, what makes
इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक, तो दैट इज़ पॉपुलर पार्टिसिपेशन। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, लोगों का इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना। लोग जब इलेक्शंस की डेट अनाउंस होती है ना, तो एक अलग से ही हमारे यहाँ पर एज अ फेस्टिवल इसको सेलिब्रेट करते हैं, त्यौहार होता है हम लोगों के लिए। डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा एक फेस्टिवल जो है वो इलेक्शन ही है। तो ऐसे में लोगों का जो जोश होता है वो देखने से बनता है, काफ़ी हद तक लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हालांकि अभी हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो ज़्यादा समझदार नहीं है। लाइक उनमें से मैक्सिमम जो रेशो अगर निकाला जाए तो वो इलिटरेट हैं या फिर पुअर हैं, क्योंकि उनको पहली बार ऐसा मतलब कोई मौका मिलता है 5 साल में कि उनकी इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगी, तो वो सिर्फ इलेक्शन कैंपेन्स ही होते हैं, इलेक्शन ही होता है। ठीक है, तो क्या है देखिए कि यहाँ पर अगर आपको क्वालिटी ऑफ इलेक्शन प्रोसेस चेक करना है तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि कितने ज़्यादा लोग विथ फुल ऑफ एंथुजियाज्म दे आर पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शंस। हमारे यहाँ पर इफ़ द इलेक्शंस प्रोसेस इज नॉट फ्री एंड फेयर, द पीपल विल नॉट कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन दिस एक्सरसाइज। इन्होंने कहा कि इलेक्शन अगर फ्री नहीं होते, फेयर नहीं होते, तो मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट बार से क्या करेंगे, कहेंगे कि भैया हमें पार्टिसिपेट ही नहीं करना, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करना, क्योंकि इस तरह की चीज़ें होती है। सो दिस इज़ द वे कि अगर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल जेन्युइनली बढ़ रहा है या है, तो इसका मतलब है कि आपके यहाँ पर इलेक्शन जो हो रहे हैं वो डेमोक्रेटिक फॉर्म में हो रहे हैं, मतलब बहुत ही सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की हालांकि इसके लिए बहुत मेहनत करता है, बट कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर, कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहाँ पे करप्शन होता ही होता है। ठीक है, सो कोशिश तो रेगुलर जारी रहती है। तो अगर आपको चेक करना है कि इलेक्शन कितना अच्छा है, क्या जेन्युइनली हो रहा है, बिना किसी करप्शन के हो रहा है, तो वहाँ पर से आप पता लगा सकते हो कि लोगों का उसके ऊपर फेथ कितना है। फेथ कैसे पता लगेगा कि लोगों का पार्टिसिपेशन कितना है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस, और लोगों का अगर उसमें बिलीव है, लोगों को लगता है कि हाँ दिस इज़ एक्चुअली हैपनिंग विद द जेन्युइन थिंग्स, चीज़ें सच्चाई के साथ हैं, तो ऐसे में लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। एंड दिस गिव्स अस द फैक्ट कि हाँ जो भी चीज़ें हो रही है वो सही तरीके से हो रही है, मतलब डेमोक्रेटिक तरीके से हो रही है। तो लोगों के पार्टिसिपेशन की अगर अपन बात करें, अगर हम इलेक्शंस में लोगों का पार्टिसिपेशन की बात करें, तो जो वोटर्स हैं उनको फिगर आउट करने की हम कोशिश करते हैं। जैसे कि हाउ मैनी आउट ऑफ 100%, कितने परसेंट लोग हैं, अगर टोटल 100% लोगों का वोटर लिस्ट में नाम है तो उनमें से कितने लोग हैं जो वोट डालने आए हैं। तो जब हम वोटर्स फिगर आउट कर लेंगे तो वी कैन मेज़र कि लोगों का पार्टिसिपेशन कितना रहा। आपने इलेक्शंस के दौरान ये गौर किया होगा कि जब इलेक्शंस होते हैं तो उस दौरान कई सारे डेटाज चल रहे होते हैं कि इस बारी इतने % वोटिंग हुई, उस जगह पर 70% रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई। इस तरह की जो चीज़ें मतलब 70%, 65%, ये जो भी नंबर आपको मिलता है दैट इज़ द एक्चुअल पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। तो इसके थ्रू हम क्या पता लगा सकते हैं, इसके थ्रू ये पता लगा सकते हैं हम कि लोगों का फेथ कितना है इलेक्शंस पे, डेमोक्रेसी में। ठीक है, और अगर हम ये देखें, हालांकि ये चीज़ तो मैं समझने पड़ेगी और जानने भी ज़रूरी है कि अगर हम अपकमिंग ईयर्स की बात करें या फिर बैक डेट की बात करते हैं, चलो पहले कि प्रीवियसली अगर अपन देखें तो लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते थे इलेक्शंस में। पहली चीज़ तो उनको पता नहीं होता था वोटिंग का पावर क्या होता है, वो उनको नहीं पता होता था। लेकिन धीरे धीरे जब एजुकेशन हमारे यहाँ बढ़ा तो द थॉट जो लोगों के दिमाग में था वो भी बदल गया कि हाँ हमारा पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए इलेक्शन कमीशन काम भी बहुत कर रही है। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, नोटा एक वर्ड यूज़ किया जाता है, नन ऑफ द अबाव। एक वोटर लिस्ट है, आपको पता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपका साथ नहीं दे रही, इसके कारण ही लोग क्या करते थे, वो जानते थे कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अच्छी नहीं है, तो ऐसे में क्या करते हैं, वो जाते ही नहीं थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बोला कि एटलीस्ट अगर आप इस कारण से नहीं आ रहे हो तो वी नीड टू नो, हमें ज़रूरत है इसको समझने की, हमें पता चलना चाहिए कि वी आर एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग दिस। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया, एक वर्ड दे दिया हमें, नोटा, नन ऑफ द अबाव के ऊपर दिए हुए लिस्ट में जितने भी लोग हैं हम किसी को पसंद नहीं करते। तो एक्चुअली लोगों का थॉट हमें पता चले, इलेक्शन कमीशन इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा क्यूरियस है, थोड़ा ज़्यादा इस चीज़ के लिए अवेयर है, वो जानता है इन सब चीज़ों को, इसलिए तो चीज़ ऐड की। तो एक्चुअल में अगर लोगों का पार्टिसिपेशन है इलेक्शंस में तो आप पता लगा सकते हो कि वास्तव में इलेक्शन हमारे यहाँ बहुत ही फ्री एंड फेयर मैनर में हो रहे हैं। और प्रीवियसली देखा जाए तो प्रीवियसली लोगों का पार्टिसिपेशन कम था, बट रीसेंट अगर 50 ईयर्स की हम बात करें तो रैपिड ग्रोथ है, लोगों का पार्टिसिपेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। जबकि अगर हम दूसरे कंट्रीज़ की बात करें, बड़े बड़े डेमोक्रेसीज़ की बात करें, जैसे यहाँ पर यूरोप की कुछ कंट्रीज़ हैं, अमेरिका की कुछ कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर लोगों का पार्टिसिपेशन क्या है, वो लगातार कम हो रहा है, जबकि हमारे यहाँ पर पार्टिसिपेशन कैसा है, बढ़ रहा है। ठीक है, इंडिया के अंदर पार्टिसिपेशन लगातार बढ़ रहा है। लोग या तो वो इलेक्शन के अंदर कॉन्स्टेंट रहता है,
60 टू 70 के बीच में लगातार बना हुआ रहता है, गिरता नहीं है, 60 टू 70 के बीच में बना रहता है या फिर वो उससे बढ़ रहा है। ठीक है, ये चीज़ देखी जाती है हमारे यहाँ इलेक्शन में। इसको ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हो आप कि हमारे यहाँ का जो यूथ है वो लगातार अब समझदार होता जा रहा है। उसको पता है कि इफ़ समवन इज़ नॉट डूइंग एक्चुअली वर्क फॉर हिम और हर, तो अगली बार उसको केवल मौका मिलेगा उनको सबक सिखाने का, वो है इलेक्शन। तो ऐसे में वो करता है काम। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जो चीज़ देखी जाती है, दिस इज़ द फैक्ट। फैक्ट ये कहता है कि इंडिया के अंदर मैक्सिमम जो लोग पुअर हैं, इलिटरेट हैं या अंडर प्रिविलेज्ड पीपल हैं, वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में। उनका जो प्रपोर्शन होता है वो ज़्यादा होता है, मतलब उनका जो रेशो होता है वो ज़्यादा होता है। इसके पीछे कई सारे पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये समझिए आप कि अगर मैं इसको नेगेटिवली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो इनको मैनिपुलेट करना, इनको मतलब आप रॉन्ग रास्ते पे लेके जाना, इनके वोट्स को खरीद लेना आसान होता है, क्योंकि डिप्राइव्ड हैं और आप कह सकते हो पुअर है, इलिटरेट है, उनको वैल्यू ऑफ वोट नहीं है पता। तो ऐसे कंडीशन में इनको क्या करा जाता है, इनको अलग हटाया जा सकता है मेन मुद्दे से। तो ऐसे में इनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता है, जबकि रिच और जो लिटरेट हैं, प्रिविलेज सेक्शन है, उनका एक्टिवेशन, उनका पार्टिसिपेशन बहुत कम देखने को हमें मिलता है। कम देखने को तो नहीं, ऐसे कह सकते हो आप कि हाँ, कंपेरिजन में अगर उनसे देखा जाए तो वो लोग कम पार्टिसिपेट करते हैं। और ऐसे भी आप समझ सकते हो इसको कि लोगों का पार्टिसिपेशन अगर कम है, द पीपल आर नॉट एक्चुअली डिज़ायरस टू गिव द वोट, तो ऐसे में ये लोग, ये चीज़ें हमारे देश के लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि आप इन लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हो, इन लोगों को आप रॉन्ग कर सकते हो, उनकी थिंकिंग को चेंज कर सकते हो। दैट इज़ वाई दे आर द टारगेट्स, कि इनको इनके धर्म के आधार पर, इनकी जाति के आधार पर भड़का करके वोट्स ले लिए जाते हैं। एंड दिस इज़ द रीज़न कि हमारे यहाँ पे जो वोटिंग होती है वो 100% नहीं होती, बिकॉज जो प्रिविलेज सेक्शन है या जो रिच सेक्शन है उसको तो टाइम ही नहीं है, वो इन सब चीज़ों में पढ़ना ही नहीं चाहता, बिकॉज वो जानता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, मे बी पॉसिबल वो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए काम कर रही हो। तो ऐसे में वो पहले से क्या होते हैं, थोड़े से इस चीज़ को लेकर के इनसिक्योर रहते हैं। दैट इज़ वाई वो पार्टिसिपेशन भी नहीं करते हैं। बट हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों को अपने वोट का वैल्यू समझना ज़रूरी है। और अगर वो नहीं समझेंगे तो ये जो चीज़ चलती आ रही है कि पुअर्स के बिहाफ पे, लिटरेट्स के बिहाफ पे, या जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं उनके बिहाफ पे, उनको थोड़ा सा अपने डिस्ट्रैक्ट करके, आप ये कह सकते हो, डिस्ट्रैक्ट किया आपने तो, और अपनी मन चाही सीट को गेन कर लिया, जीत लिया, और उनको बाद में फिर वैसे ही कुछ पैसे दे करके, या फिर आप कह सकते हो आप उनको सही वे में जो उनको मिलना चाहिए था वो फैसिलिटीज़ ना देते हुए भी आप 5 साल तक के लिए गवर्न करने लग जाते हैं। फिर 5 साल बाद जब इलेक्शन आता है तो वापस आप उसी ट्रैक को पकड़ते हो और फिर से जीत जाते हो। आप नहीं तो इस बार कोई और जीत जाता है। तो ये चीज़ नहीं है हमारे डेमोक्रेसी के लिए सही। तो यहाँ पर एक एडवाइस ये होनी चाहिए कि जितने भी लोग हैं, पहली चीज़ तो वो इलिटरेट ना हो, उनके अंदर लिटरेसी बढ़ाई जाए। पॉवर्टी है तो पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए जो भी मेजरमेंट्स हैं हमें उनको अडॉप्ट करना चाहिए। और इस बेसिस पे कि यू आर डिप्राइव्ड या अंडर प्रिविलेज्ड हैं आप, और आपको फेक प्रोमिसेस कर दिए जाएँ और आप उनको वोट डाल दो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यू मस्ट नो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ योर वोट, उसके बिहाफ पे हमें वोटिंग करनी चाहिए। तो 2 पॉइंट्स हमने देखे। पहले वाले पॉइंट में हमने ये पढ़ा कि लोगों का जो पार्टिसिपेशन है, कितने लोगों ने वोट डाला, इससे हम फिगर आउट कर सकते हैं कि लोगों का पार्टिसिपेशन कितना है। साथ ही साथ लिटरेट लोगों को भी इसमें आगे बढ़ के हिस्सा लेना ज़रूरी है। अभी तक ऐसा होता है कि जो पुअर है, इलिटरेट है और अंडर प्रिविलेज्ड है, वही लोग इसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। पॉइंट 3 ये कहता है कि हमारे यहाँ पे जो कॉमन पीपल है वो ज़्यादा अटैच्ड है इलेक्शन से। जब इलेक्शंस आ रहे होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा, कॉमन पीपल, रिच के पास तो टाइम है ही नहीं। और कॉमन पीपल के साथ कंडीशन ये है कि वो या तो ऐसा होता है कि अब जो नहीं हुआ इस होप में होता है कि पहले जो नहीं हुआ अब होगा, हमारे लिए कुछ चीज़ें अच्छी होगी, तो इसी होप में क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है कि इलेक्शंस होने वाले हैं। अब ऐसे में आगे चल के जब इलेक्शंस होंगे कि नहीं होंगे, और जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट लेकर आएगी, अगर वो जीत जाती है उसके मतलब आप फेवरेट जो पॉलिटिकल पार्टी अगर वो जीत जाती है तो उसको क्या फेवर करेगी, इन सभी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए वो पार्टिसिपेट करता है कॉमन पीपल। बट प्रॉब्लम इज, ये जो भी पार्टिसिपेशन हुआ है, ऐसे में जब वो वोट डालते हैं तो दे ऑल्सो फील दैट देयर वोट मैटर्स इन द वे थिंग्स आर रन इन द कंट्री। उनको ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, चलो हम वोट डालेंगे तो चीज़ें बदलेगी, अच्छी हो रही है नहीं हो रही है, इसको करना ना करना वो हमारे हाथ में। तो लोगों का जो कॉमन पीपल हैं, दे आर एक्चुअली डिज़ायरस कि हाँ उनकी वैल्यू हो, और उनको महसूस भी होता है
जब इलेक्शन नज़दीक होते हैं तो जो लीडर्स होते हैं वो आते हैं और ऐसे में उनको डील करना होता है कॉमन पीपल के साथ, तो कॉमन पीपल के आगे हाथ जोड़ते हैं ना, ऑल समथिंग, कई सारी चीज़ें, तो उनको अच्छा लगता है कि हमारा इंपॉर्टेंस है। और वो पहला टाइम ऐसा होता है 5 साल में जब उनको वैल्यू अपनी समझ में आती है। एक्चुअली वो उनकी वैल्यू नहीं होती, उनके वोट की वैल्यू होती है, और उसी वोट की वैल्यू को अच्छे से एक तरीके से आप कह सकते हो ना, भुना नहीं पाते, मौके को भुना नहीं पाते। जबकि होना यही चाहिए कि आपको अपनी इंटेलिजेंसी से, आपकी अच्छी रिसर्च के साथ में एक ऐसे पर्सन को चूज़ करना ज़रूरी होता है कि जो कि आपके लिए एक अच्छा समाज क्रिएट कर सके। बट प्रॉब्लम वही कि उस चीज़ को हम अच्छे से नहीं डील कर पाते हैं। हम थोड़े से लालच के चक्कर में, जाति के चक्कर में, पॉलिटिक्स इन कास्ट, कास्ट इन पॉलिटिक्स, 2 टॉपिक पढ़ते हैं अपन जेंडर, कास्ट, रिलीजन वाले चैप्टर के अंदर, उसमें बहुत अच्छे से सूट करती है बात। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी आपको कि जो कॉमन पीपल है इंडिया का वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब कहीं ना कहीं अटैच्ड होता है इलेक्शंस के साथ में। उसको लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो उसकी फेवरेबल हैं, उसके लिए पॉलिसीज़ जो बनाने वाली है वो अच्छी होगी। इन सब चीज़ों के चक्कर के अंदर वो क्या करता है, या तो उनको डिफेवर करता है या फिर उनके साथ में हो जाता है। ऐसे में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब आ जाती है कि जब आप किसी एक नेगेटिव, किसी एक रॉन्ग पर्सन को एज अ रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करके लेकर आ जाते हो, उसकी बातों में आके, उसके मैनिफेस्टो को सुन के, और फिर वो 5 साल तक कंटिन्यूसली रहता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ गलत हो जाती है। नेक्स्ट है आपका द इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शंस रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैज़ बीन इंक्रीज्ड ओवर द ईयर्स, कि लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है, लोगों को कन्विंस किया जाता है कि यू नीड टू सपोर्ट अस, या आपको ऐसा कुछ करना है, नहीं करना है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। ऐसे में कई सारे ऐसे कैंपेन्स होते हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप करने लग जाते हो, जिसकी कारण से वोटर्स क्या होते हैं, आपके और अट्रैक्ट हो जाते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, या और किसी भी हाफ पे वोटर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। एंड दिस इज़ द वे जब लोगों को लगता है कि नहीं यार, वी शुड फॉलो देम, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, एंड दैट पर्सन मस्ट बी विन। तो ऐसे में यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी दिए कि 2004 के इलेक्शंस के अंदर कुछ इस तरह की कंडीशंस हुई कि जो मतलब देखा गया ड्यूरिंग द 2004 इलेक्शंस, मोर देन 1/3 वोटर्स टुक पार्ट इन द कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटीज़। 2004 के अंदर जो जो वोटर्स थे, लगभग 1/3 पार्ट, 1/3 लोग तो इलेक्शन कैंपेन के अंदर ही लगे हुए थे, मतलब रैलियां करवा रहे हैं या रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लगभग 1/3 एक बहुत बड़ा अमाउंट होगा। 100 करोड़ में से मान के चलें 33 करोड़ लोग तो इलेक्शन कैंपेन का पार्ट है। और तुम जानते हो कि हमारे यहाँ पर इलेक्शंस के अंदर 100% वोटिंग नहीं होती। तो ऐसे में जो वोटिंग्स होगी लगभग वो 70% के बिहाफ पर होगी। द 1/3 पीपल आर एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शन कैंपेन्स एंड दे आर जस्ट ट्राइंग टू अट्रैक्ट ऑल द रेस्ट 2/3 पीपल कि वो कैसे न कैसे पार्टिसिपेट करें इलेक्शंस में, जिससे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, XYZ पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट या किसी एक पार्टी को सीट्स मिल जाएं, वो जीत जाए। सो ये प्रॉब्लम है। हालांकि अभी कंडीशन क्या चल रही है, कंडीशन ये चल रही है कि एक बार तो लोगों को अट्रैक्ट करने के बाद आप सीट्स गेन कर लेते हो, बट फ्रिक्वेंटली कंडीशन इज एक बार जो इलेक्शन जीत गया, नेक्स्ट टाइम इलेक्शन जीतना उसके लिए पॉसिबल नहीं होता। जो MPs होते हैं, जो MLAs होते हैं, वो फ्रिक्वेंटली एक बार जीतने के बाद इलेक्शंस अपने बार बार हारते जाते हैं। दिस इज़ नॉट द राइट वे कि इलेक्शंस आपके यहाँ सक्सेसफुल हो रहे हैं कि नहीं। चलो फिर भी आप ये मान सकते हो कि लोगों का इंटरेस्ट अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जो इलेक्शन कैंपेन्स होते हैं उसकी अलग अलग टेक्निक्स यहाँ पे बार बार डेवलप की गई है। देखिए, या चेंजेस करते रहते हैं, उनको अट्रैक्ट अपनी तरफ करते रहते हैं। अगर इसको लिखना हो, इसको सिंपल फॉर्म में अगर अपने को लिखना है तो याद रखें, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, हाउ कि जो लोग हैं उनका पार्टिसिपेशन इलेक्शंस में यूजुअली मेजर किया जाता है। पहली चीज़, उनका पार्टिसिपेशन इलेक्शंस के अंदर, अगर आप वोटर हैं तो आपका पार्टिसिपेशन इस तरह से मेजर किया जाएगा। जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे, जितना पार्टिसिपेट करेंगे, उससे मान सकते हैं कि लोगों का पार्टिसिपेशन या लोगों का फेथ इन इलेक्शंस आर स्टिल अलाइव। नेक्स्ट यहाँ पर बताया कि मैक्सिमम पीपल हु आर पुअर, डिप्राइव्ड एंड इलिटरेट, दे पार्टिसिपेटेड मोर कंपेरेटिवली लिटरेट एंड रिच। फिर हमने नेक्स्ट देखा कि जो कॉमन पीपल हैं, दे ऑल्सो एक्चुअली दे हैव द इंटरेस्ट, मच इंटरेस्ट इन टेकिंग पार्टिसिपेशन इन इलेक्शंस। और फिर हमने ये भी देखा कि जो वोटर का इंटरेस्ट है, वोटर्स के लिए जो चीज़ें हैं उसको दिमाग में रखते हुए इलेक्शन कैंपेन्स में कई सारी चीज़ें, कई सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं सो दैट दे कैन अट्रैक्ट द पीपल। दिस वॉज द सेकेंड वन एंड नाउ वी आर अप्रोचिंग ओवर द थर्ड, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम्स। देखो, कई बार क्या होता है कि इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेशन होता है, इलेक्शन पार्टिसिपेशन के अंदर कई चीज़ें ऐसी भी होगी, द पीपल विल लूज द सीट्स और पीपल विल विन द सीट्स।
द कंडीशंस आर यू नीड टू एक्सेप्ट वॉट एवर द रिजल्ट्स आर गोइंग टू आउट। जो भी इलेक्शंस का रिजल्ट आने वाला है उसको आप एक्सेप्ट करें। कई बार ऐसा भी होगा कि जब इलेक्शंस के अंदर रिजल्ट आपके फेवरेबल नहीं होते, आपके हिसाब के नहीं होते, तो वहाँ पर कई सारे नेगेटिव चीज़ें क्रिएट हो जाती है, नेगेटिव चीज़ें करना शुरू हो जाता है। जैसे ईवीएम के ऊपर हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, इलेक्शन कमीशन का जो इलेक्शन प्रोसेस है उस पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, रिजल्ट को मानने से मना कर देते हैं, दोबारा रिजल्ट के लिए कोर्ट के अंदर हम अपील कर देते हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो थर्ड पॉइंट ये बताता है कि जो भी इलेक्शंस के आउटकम होंगे उसको कैसे आप एक्सेप्ट करें, क्या उसके ऊपर आप कर सकते हो इफ़ यू फाइंड कि इलेक्शंस हमारे यहाँ हो रहे हैं सही कि नहीं, ठीक है। सो इलेक्शंस डेमोक्रेटिक होते हैं, इसका थर्ड पॉइंट है कि आप एक्सेप्ट करते हो इलेक्शंस का जो भी आउटकम आता है, कि इफ इलेक्शंस आर नॉट फ्री एंड फेयर द आउटकम्स ऑलवेज फेवर्स द पेनफुल। अगर इलेक्शन सही तरीके से नहीं हुए हैं, फ्री एंड फेयर मैनर में नहीं हुए हैं, तो जो भी रिजल्ट उसका आएगा वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। सॉरी, इफ द इलेक्शंस आर नॉट फ्री एंड फेयर द आउटकम्स ऑलवेज फेवर्स द पावरफुल। इलेक्शन अगर फ्री एंड फेयर नहीं है तो जो रिजल्ट है वो ऑब्वियसली फेवर करेगा जिसके पास में ज़्यादा पावर होगी उसको, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। अब ज़्यादा पावर होगी कैसे? पावर दो टाइप की पावर, फिजिकल पावर और मनी पावर, ठीक है। इन सच सिचुएशन द रूलिंग पार्टी डू नॉट लूज इलेक्शंस। सोचिए, जिसके पास पावर है अगर उसी का काम चल रहा है तो सबसे ज़्यादा पावर तो किसके पास होगी? जिस भी पार्टी के पास में गवर्नमेंट की सीट्स हैं अभी, जो गवर्नमेंट में है अभी। द आउटकम्स ऑफ इंडियाज इलेक्शंस स्पीक फॉर इटसेल्फ। अगर इंडिया के अंदर ये जो इलेक्शन का, सोचो यहाँ पर क्या बोल रहा है इसने, ये कहा कि अगर इलेक्शंस आपके यहाँ पर इलेक्शंस के जो आउटकम्स हैं उसके बिहाफ पे भी आप मेजर कर सकते हो कि इलेक्शन यहाँ डेमोक्रेटिक होते हैं कि नहीं होते हैं, इंडिया के जो इलेक्शंस हैं वो डेमोक्रेटिक फॉर्म में हैं कि नहीं। सो व्हाट यू कैन एक्चुअली फेस, व्हाट यू कैन एक्चुअली सी इज कि यहाँ पर जो रिजल्ट निकलता है अगर वो फ्री एंड फेयर नहीं होता तो हर बार जो रूलिंग पार्टी है वही जीतती, वो कभी इलेक्शन हारती ही नहीं। बट इंडिया में तो ऐसा नहीं होता कि द रूलिंग पार्टी रूटीनली लूज इलेक्शंस इन इंडिया। मतलब जो रूलिंग पार्टी है वो इलेक्शन अगर हार रही है, इसका मतलब क्या है? द पीपल, ऑल द पीपल हु आर एक्चुअली मेकिंग और सीकिंग देमसेल्फ एज द रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल आर गिविंग वोट टू देम। सो ऐसे में वो उस पर्सन को चुन रहे हैं जो कि पावर में नहीं है। और अगर यहाँ पर इलेक्शन फ्री एंड फेयर में नहीं होते तो ऐसे में वो कभी सीट हारते ही नहीं। जिसकी एक बार गवर्नमेंट बन गई वो कभी सीट हारता ही नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावर तो उसी के पास में है। अगर वो सीट हार रहा है, इलेक्शंस अगर वो लूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो इलेक्शंस होते हैं वो फ्री एंड फेयर मैनर में होते हैं। एंड दिस इज द सक्सेस स्टोरी। ओके, हमारे यहाँ जो रूलिंग पार्टी है वो रूटीनली इंडिया के अंदर जब इलेक्शंस होते हैं तो लगभग वो हारते ही हैं। इसने कहा कि एक फैक्ट है, अगर 3 जनरल इलेक्शंस हुए हैं तो इन एवरी 2 आउट ऑफ 3 इलेक्शंस इन लास्ट 50 ईयर्स द रूलिंग पार्टी लॉस्ट द इलेक्शन। 3 इलेक्शंस में 2 बार तो हारेंगे ही हारेंगे, मतलब 2/3 का रेशो है, ठीक है। इलेक्शंस हारने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, एक बार जो आ गए वो। आप भी देखते होंगे आपकी स्टेट जो गवर्नमेंट होती है उसमें अगर बीजेपी है या कांग्रेस है तो एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। 50 साल का जो एक्सपीरियंस है उसमें तो ये देखने को मिल रहा है कि एक बार जो पॉलिटिकल पार्टी आ गई अगली बार वो नहीं रहती। हालांकि अगर सेंट्रल लेवल पे बात करें तो पहले लगातार 10 साल तक कांग्रेस थी और अब 10 साल अब जो हुए हैं लास्ट उसमें बीजेपी है। 2014 इलेक्शन, 2019 इलेक्शन और उसके पहले वाले 2004 इलेक्शन, 2009 इलेक्शन जो था उसके अंदर जो इलेक्शंस हुए थे उसमें पहले यूपीए की गवर्नमेंट और फिर एनडीए की गवर्नमेंट, इस तरह का सिस्टम वहाँ रहा, ठीक है। तो ये भी कहा गया कि अगर हम यूएस के अंदर बात करें तो यूएस के अंदर सिस्टम क्या है, वहाँ पर एक बार जो बंदा इलेक्ट हो जाता है, एक बार जो रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है, वो बहुत रेयरली इलेक्शंस हारता है। बार बार वो उस पर मेहनत करता है और कॉन्टिन्यूसली इलेक्शंस के अंदर वो अपनी तस्वीर को बेहतर करने की कोशिश करता है। बल्कि हमारे यहाँ उल्टा, हमारे यहाँ पर तो एक बार जो इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट कर चुके हैं उनके पास में प्रोबेबिलिटी आ जाती है कि नेक्स्ट टाइम वो इलेक्शंस में प्रोबेबिलिटी है कि दे विल लूज द इलेक्शंस। क्यों? क्योंकि वो 5 साल ही अच्छे से काम करते हैं, नेक्स्ट टाइम उनकी जगह पर या तो पॉलिटिकल पार्टी फेस को चेंज कर देती है या फिर वो खुद ही इलेक्शन हार जाते हैं। और जो जीतते हैं कॉन्टिन्यूसली वो बहुत ही दिग्गज चेहरे होते हैं, ठीक है। ये मान के चलें उनका काम बहुत अच्छा होता है। तो इंडिया के अंदर मैंने आपको बता ही दिया कि इंडिया के अंदर कंडीशन ये है, द MPs एंड MLAs कॉन्टिन्यूसली लूज द इलेक्शन। अगर हम बात करें कैंडिडेट्स इलेक्शंस में जीतने के लिए कोशिश करते हैं हर बार, कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो कि या तो मनी पावर को या फिर फिजिकल पावर को शो करते हैं, जिसके बिहाफ पे या तो वो वोट्स को खरीद लेते हैं या फिर वो किसी को डरा करके धमका करके इलेक्शंस में अपनी वोट्स को, अपने वोट बैंक को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इंडिया में बहुत होता है ऐसा, ठीक है। लेकिन कई बार फिर भी
वो हार जाते हैं। और अगर ऐसा किसी ने किया तो ऑब्वियसली वो क्रिमिनल ऑफेंस है। इलेक्शन कमीशन को अगर पता चल जाता है कि आपने अगर ब्राइब दी है, किसी को डराया है, तो यू कैन बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द इलेक्शंस। बहुत सारे कैंडिडेट जो इलेक्शन के अंदर पैसा खर्च करते हैं, जो वोट्स खरीदने की कोशिश करते हैं, या क्रिमिनल कनेक्शंस अगर उनके होते हैं, तो वो लगभग कई बार इलेक्शंस लूज कर जाते हैं, क्योंकि हर बार आज का जो वोटर है वो इस तरह की चीज़ों से कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि इलेक्शंस के अंदर डिस्प्यूट्स हो जाते हैं और जो रिजल्ट होता है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि यू कैन नॉट लूज द इलेक्शन, आप हार ही नहीं सकते, इतना मेरे पास इसमें पोटेंशियल था इस एरिया से, मेरे पास इतने सपोर्टर्स थे। कई बार ऐसा होता है, बट कंडीशंस आर, लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि जो भी आउटकम्स होगा, रिजल्ट जो भी होगा, क्योंकि या तो आपको फेथ रखना पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। अगर फेथ नहीं भी रखोगे तो भी यू नीड टू एक्सेप्ट, क्योंकि आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं होता। आप जांच के लिए कह सकते हो, आप कोर्ट में अपील कर सकते हो, बट यू नीड टू एक्सेप्ट व्हाट इज द पब्लिक वर्डिक्ट। लोगों का जो भी रुझान रहा तुम्हारे लिए, या लोगों का जो भी आपके लिए रिजल्ट रहा, एक्सेप्टेड, वॉन और लॉस्ट, एक्चुअली जो भी कंडीशंस हैं, या तो आपने जीता या फिर आपने हारा, तो ऐसे में जो भी कंडीशंस होगी यू नीड टू एक्सेप्ट कि जो भी जनता ने आपके लिए सोचा है वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नॉट द अदर ऑप्शन यू हैव। ओके, सो दिस वाज द सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्थ वन, कि क्या चैलेंजेस यू फेस जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने होते हैं, तो कौन से चैलेंजेस हैं जो आप फेस करते हो। ठीक है, तो उसके अंदर है कि जो कैंडिडेट है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो बहुत सारा पैसा खर्च करती है, विद अ लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी अश्योर्ड टू देयर विक्ट्री, बट डू एंजॉय अ बिग एंड अनफेयर एडवांटेजेस ओवर अ स्मॉल पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट। इसने कहा कि कई बार क्या होगा कि कोई भी कैंडिडेट है या पॉलिटिकल पार्टी है, वो हो सकता है जीते ना, लेकिन पैसा बहुत खर्च कर दिया उसने, हो सकता है वो जीते ना, लेकिन उसमें क्या होता है, दे डू इंजॉय, वो इंजॉय करते हैं एक सबसे बड़ा गैम्बल, एक सबसे बड़ा अनफेयर एडवांटेज, कि वो छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं, उनको कहीं ना कहीं वो क्या कर देते हैं, मतलब किक आउट कर देते हैं इस इलेक्शन कैंपेन से। बड़ी बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं ना, वो छोटे छोटे जो एमपीज या एमएलएज के लिए जो इंडिपेंडेंट इलेक्शंस बॉडीज़ हैं, या फिर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो चाह रहे हैं कि वो लड़े इलेक्शंस, उन लोगों को किक आउट कर दिया जाता है, उन लोगों को या तो खरीद लिया जाता है या फिर उनके वोट्स को तोड़ दिया जाता है। तो एक अच्छा जो कैंडिडेट होता है, ड्यू टू सच रॉन्ग एक्टिविटीज़, वो सामने नहीं आ पाते, वो जीत नहीं पाते। बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि हमारे यहाँ पे इलेक्शंस फ्री एंड फेयर मैनर में करवाए जा सकें। अभी सबसे बड़ा क्या प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शंस करवाए जा सकें। ये चैलेंज है हमारे सामने, और अगर हम इस चैलेंज पे खड़े उतरते हैं तो दैट वुड बी द रिजल्ट कि हमारे यहाँ इलेक्शन जो होंगे वो डेमोक्रेटिक होंगे। ठीक है, सम अदर पार्ट ऑफ कंट्री, कैंडिडेट्स विद अ क्रिमिनल कनेक्शंस हैव बीन एबल टू पुश अदर आउट ऑफ द इलेक्टोरल रेस एंड सच इनसिक्योर अ टिकट फ्रॉम द मेजॉरिटी पार्टी। ऐसा भी होता है कि फ्री मैनर तो यही हुआ कि आप जो भी कैंडिडेट है, अगर वो जेन्युइन कैंडिडेट है, तो दे कैन टेक पार्टिसिपेशन इन इलेक्शंस, और इवन वो जीत भी सकते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे क्रिमिनल जो काइंड ऑफ मेंटेलिटी के लोग हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, लोगों को डरा करके, धमका करके, वो जो भी टिकट उनको मिला है वो विड्रॉल कर लेते हैं, उनको पार्टिसिपेट नहीं करने देते इलेक्शंस में। तो ऐसे में जब कंपटीशन कम हो गया तो आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। इसके कारण से द पीपल जो कि वोटिंग के लिए खड़े हैं या वोटिंग्स के लिए जाने वाले हैं, जो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे, उनके पास चॉइसेस कम होगी, और जब चॉइसेस कम होगी तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी कोई भी ऐसा पर्सन वहाँ पे जीत सकता है जो कि शायद नहीं जीतना चाहिए। तो ऊपर में हमने बात की विद द मनी एंड हेयर द फिजिकल पावर, इन दोनों के कारण से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के अंदर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। ठीक है, सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज टिकट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द रिलेटिव्स फ्रॉम दीज फैमिलीज। कुछ ऐसी भी होती है कि हमेशा से हिस्ट्री रही है कि उनका जो पूरा का पूरा फैमिली है वो इलेक्शन से या फिर पॉलिटिकल पार्टी से या फिर गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं रिलेटेड रहा। तो ऐसे में जैसे बीजेपी की बात, कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस का जो हिस्ट्री रहा है वो कई लंबे टाइम का है, ऐसा नहीं है कि डिकेड्स का हो, कुछ सेंचुरीज पास ऑन। ऐसे में क्या होता है
जो फैमिलीज़ हैं उनके अंदर से जितने भी उनके वहाँ पर पर्सन होंगे वो क्या होंगे, सारे के सारे जो टिकट्स डिस्ट्रीब्यूशन का काम होगा ऑफ कोर्स वो उन्हीं के पाले में जाएगा, उन्हीं को सपोर्ट करेंगे वो। तो कंडीशंस आर कि कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनका डोमिनेशन हमेशा पॉलिटिक्स में रहा है, दैट इज़ वाई वो जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिकट्स होता है, जैसे कांग्रेस की बात करें तो जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिकट्स होगा तो फॉर श्योर द पीपल विल गिव द टिकट्स टू दोज पीपल जो उनसे रिलेटेड है, ठीक है, किसी नए कैंडिडेट को नहीं देंगे वो। तो ये भी एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। फिर इसको फ्री एंड फेयर मैनर नहीं कह सकते हो आप, तो ये भी चैलेंज है। अगर ऐसा नहीं होता है तब तो आपकी कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, सूदिंग है, एंड द पीपल कैन से कि इलेक्शंस हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक होते हैं। नेक्स्ट है वेरी ऑफन इलेक्शंस लेड लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इलेक्शंस में बहुत कम ऐसा होता है कि जो आम इंसान है वो पार्टिसिपेट कर सकता हो। आप ये मत कहते ना अरविंद केजरीवाल, हाँ बिल्कुल, दैट इज़ वाई वो बहुत ही ज़्यादा फेमस कैरेक्टर हो चुके हैं अब, कि वो एक आम आदमी थे। हालांकि वो आम आदमी नहीं थे, उनके पास एक अच्छी जॉब थी, एक अच्छी पोजीशन थी, बट फिर भी आप कह सकते हो कि उनके पास में पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होते हुए भी ही हैज़ टेकन पार्टिसिपेशन इन इलेक्शंस, ही एक्चुअली प्रूव्ड हिमसेल्फ द सक्सेसर। और आज भी आप कंडीशंस की बात करें तो आज भी उनके फेवर में बहुत सारे लोग हैं। ही इज़ अगर देखा जाए एक पोजीशन, एक फोटोग्राफ देखी जाए तो ही इज़ डूइंग गुड वर्क, वो अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। सो ऐसे में बहुत कम ऐसा होता है कि इलेक्शन जब होते हैं तो ऑर्डिनरी सिटीजन्स को पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलता है, और यही कमी है कि जब ऑर्डिनरी सिटीजन को पार्टिसिपेशन करने का मौका नहीं मिलता तो इलेक्शन जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हद तक फ्री एंड फेयर नहीं हो पाते, क्योंकि आपने करप्शन को जगह दे दी, ठीक है। और अगर आपने इंडिविजुअल इलेक्शन लड़ा है तो भी आपकी प्रोबेबिलिटी कम होगी। हमने पढ़ा था कि अगर आप पार्टी से आते हो, पार्टी से आप टिकट जीतते हो एंड देन आप इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हो तो आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। आपके पास में कई सारे एडवांटेजेस होते हैं, एडवांटेजेस के बिहाफ पे आपको जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ये सारी चीज़ें हम लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कैन सफ़र ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू द बिगर पार्टीज। छोटी पॉलिटिकल पार्टी के लोग या फिर इंडिविजुअल कैरेक्टर्स, इंडिविजुअल कैंडिडेट्स, ये जो लोग हैं इनके पास में काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेजेस होते हैं, क्योंकि जो लोग इनके पास में होते हैं या तो वो बल्क में नहीं होते हैं, बल्क में इन द सेंस उनके पास ज़्यादा बड़ी टीम नहीं होती सो दैट वो कवर कर सके अपने पूरे एरिया को और अपनी अच्छाइयाँ या जो भी अपने काम है उनको बता सकें, लोगों तक पहुंचा सकें, इवन उनकी प्रॉब्लम समझ सकें, जान सकें और उसको एक मुद्दा बना सकें। ऐसे में क्या होता है, जो बड़ी बिग शॉट्स होते हैं उनको क्या होता है, उनको इस चीज़ का एडवांटेज मिल जाता है। अब सोचो, क्या छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ टीवी में ऐड दे सकती हैं? नहीं दे पाती हैं। लेकिन बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, सबसे सही तरीके के मैनर ढूंढती हैं जिससे कि वो एक छोटे टाइम में, कम टाइम में लोगों तक अप्रोच कर पाए। तो दिस इज़ हाउ जो बड़े शॉट्स हैं या बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एडवांटेज गेन करते हैं, और ये छोटी पार्टीज़ हैं, इंडिपेंडेंट कैरेक्टर्स हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, ये हार जाते हैं इलेक्शंस, ठीक है। तो दिस वॉज द चैलेंज डी। और ये जो चैलेंजेस हमने पढ़े एग्जिस्ट नॉट जस्ट इन इंडिया, ये इंडिया में नहीं है, जितनी भी डेमोक्रेसीज वर्ल्ड वाइड एस्टेब्लिश की गई है उन सभी जगह पर ये सारी चीज़ें हैं। और ये इश्यूज सबसे ज़्यादा तब आ जाते हैं जब हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, बट द कंडीशंस वाज डेमोक्रेसी में बिलीव करने के बावजूद भी आपको एक्टिविटीज़ जो देखने को मिलती है वो डेमोक्रेटिक नहीं मिलती। इलेक्शंस में सबको मौका मिलना चाहिए इक्वली, लेकिन नहीं मिल पा रहा है, बट यू आर एक्चुअली कॉल्ड एज डेमोक्रेसी। आपको डेमोक्रेसी कहलवाने को मिल रहा है, आप डेमोक्रेसी कह रहे हो उसको, बट आपके पास में एक्टिविटीज जो हो रही है वो डेमोक्रेटिक नहीं हो रही। तो दिस कैन नॉट बी डन, ऐसा नहीं होना चाहिए, एंड अगर हो रहा है तो आप उसको डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। दैट इज़ वाई द सिटीजन, सोशल एक्टिविस्ट एंड द ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन डिमांडिंग कि आप ये जो इलेक्शन सिस्टम है इसको थोड़ा सा रिफॉर्म करो, जो पॉलिसीज़ वॉट एवर यू आर मेकिंग इसको थोड़ा सा बेहतरीन करो, अच्छा करो, सो दैट ये जो चैलेंजेस यू हैव सीन, जो प्रॉब्लम्स आपने देखी वो चीज़ें कम से कम हो जाए। छोटी सी चीज़ है, वापस एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, देख लो, हो सकता है कन्फ्यूज़न रहे आप लोगों को कि हमारे यहाँ इंडिया में डेमोक्रेट जो इलेक्शंस होते हैं वो डेमोक्रेटिक फॉर्म में होते हैं, डेमोक्रेसी को दिमाग में रखते हुए होते हैं। तो हमने पहले ही बात की कि इलेक्शन कमीशन एक फ्री बॉडी हमने सेटअप की है यहाँ पे, सो दैट जो इलेक्शंस होते हैं वो एक फ्री एंड फेयर मैनर में हो सकते हैं। लोगों का पार्टिसिपेशन हमारे यहाँ काफ़ी हद तक देखने को मिलता है, इसके कारण भी हम कह सकते हैं कि जो इलेक्शंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेमोक्रेटिक हैं। दूसरा, जो भी आउटकम आता है उसको हम सहर्ष एक्सेप्ट करते हैं। सहर्ष का मतलब खुशी खुशी हम एक्सेप्ट करते हैं उसको, जो भी रिजल्ट निकलता है। फिर जो भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के अंदर जो चैलेंजेस हैं वो जो हम देखते हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए इलेक्शन कमीशन समय समय पर कोशिश करती रहती है, एंड इवन लोगों के सजेशंस भी उन तक पहुंचते रहते हैं।
इन सब के बाद में हम कह सकते हैं कि इलेक्शन जो हमारे यहाँ होते हैं वो हमारे लिए नहीं, चैलेंजिंग हमारे लिए नहीं है, सारी डेमोक्रेसीज़ के लिए हैं, बट हम काफ़ी हद तक उस पर खरे उतरते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इन नोट्स को एक बार अगर आप वापस से देख लेंगे तो आपको प्रॉब्लम जो है वो समझ में आ जाएगी, जो इशू है। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ ही लेंगे हमसे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके आगे का। कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।